अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं इस चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल में। बेटा आज हमारा ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल, तो हर दफ़ा की तरह मैंने आपको पहले इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी वो डिस्प्ले कर रखें। आप इन्हें अपने पास नोट रखिएगा और इंशाल्लाह इनकी मदद से ही हम तमाम वो न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे। चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ कार्नो इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर। देखें, कार्नो इंजन एक आइडियल इंजन है जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक उसमें होता है हॉट ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं हीट रिजर्वायर, जिसका एक हाई टेम्परेचर होता है, और एक उसमें होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहलाता है। और उस लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर यकीनन वो कम होता है। तो एक कार्नो इंजन इन दो टेम्परेचर के बिटवीन ऑपरेट करता है। ये बात हमने बस ध्यान में रखनी है। अब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि इस तरह का एक कार्नो इंजन है और वो 2000 जूल हीट। अब ये आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है डेटा बनाने के लिए कि सर ये जो 2000 जूल है ये क्या चीज है। देखिए याद रखिएगा, जूल यूनिट होती है वर्क की भी, जूल यूनिट होती है इंटरनल एनर्जी की भी, जूल यूनिट होती है हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड की भी। तो ये जो हमें यहाँ पर गिवन है वैल्यू, आप आगे देखिए उसके आगे पूरा क्लियर लिखा हुआ है 2000 जूल ऑफ हीट। तो सर ये हीट है, ये वो हीट है जो कि इंजन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है एक हाई जो है टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से। तो ये कंफर्म हो गया कि 2000 जूल जो है वो हीट एनर्जी है जिसको हम डेल्टा क्यू से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। वो अभी आपको मैं इसके डेटा में लिखा देता हूं। तो अब आप देखें कि ये हमारा 2000 जूल जो है वो हीट है जो इंजन ने एब्जॉर्ब की। अच्छा, हम इसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्नो इंजन है इस टॉपिक के अंदर हम इसको QH से भी शो करते हैं। QH का मतलब है, Q का मतलब तो हीट हो गया, और H का मतलब है कि वो हीट जो कि हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से एब्जॉर्ब की गई। तो ये इस क्वेश्चन के डेटा को मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूं ताकि आगे आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये तमाम टेक्निकल बातें याद रखिएगा। तो 2000 जूल वो हीट हो गई जो इंजन ने एब्जॉर्ब की। आगे लिखा है कि जी उसका टेम्परेचर कितना था जहां से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। उस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो हीट रिजर्वायर कहते हैं और उसके टेम्परेचर को नॉर्मली TH से शो किया जाता है। तो ये TH 500 केल्विन है। ये अच्छी बात है कि टेम्परेचर खुद ही केल्विन में गिवन है। अगर ये सेंटीग्रेड में होता तो हम लाजमन इसको केल्विन में कन्वर्ट करते। आगे बढ़ते, कहता है डज सम वर्क एंड डिस्कार्ड सम हीट। और ये है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब है हीट, वो हीट जो रिजेक्ट की गई, वो हीट जो लॉस की गई, या वो हीट जो एक्सपेल की गई। इसकी जगह मुख्तलिफ वर्ड्स हो सकते हैं। तो सर ये वो हीट होती है जिसको लॉस्ट हीट कहा जाता है। तो ये लॉस्ट हीट एक कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में, जिसको सिंक भी कहते हैं, वहां पर ये हीट जो है रिजेक्ट की जाती है और उसका टेम्परेचर है 350 केल्विन। तो ये 350 केल्विन दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा हीट इंजन दो ऑब्जेक्ट से काम करता है। एक हॉट ऑब्जेक्ट जो हीट रिजर्वायर कहला रहा है और एक लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है या हीट सिंक जिसको कहते हैं। तो ये उसका टेम्परेचर है, इसको हम TL से रिप्रेजेंट करते हैं। TL का मतलब समझ लें लो टेम्परेचर। तो ये 350 केल्विन है। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए, एक TH जो हाई रिजर्वायर का टेम्परेचर है और एक TL जो कि लो टेम्परेचर वाले रिजर्वायर का टेम्परेचर है। आगे कहता है कि हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड। बताइए कितनी हीट इसमें डिस्कार्ड की गई, लॉस की गई। उसको हम QL से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी QL का मतलब है हीट लॉस। उसके बाद हमें कहा गया कि वर्क कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद कहा गया कि इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। बेटा मैंने जो फॉर्मूले आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्प्ले किए थे
उन्हीं फॉर्मूलों में से हम आसानी चूज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं और एफिशिएंसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है, क्योंकि हमें टीएच गिवन है, टीएल गिवन है। तो अब आप देखिएगा एफिशिएंसी इक्वल होती है 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच इंटू 100। और टीएल और टीएच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सिंपल सी इसकी पहचान है। सर टीएल का मतलब लो टेम्परेचर, यानी जिसकी वैल्यू कम होगी वो टीएल कहलाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो टीएच कहलाएगा। टीएच मींस समझ लें हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पर लो टेम्परेचर जो है वो 350 है और हाई टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन है। अगर मैं दोनों वैल्यूज पुट कर दूं तो उसको डिवाइड करने के बाद और 1 में से सबट्रैक्ट करने के बाद और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एफिशिएंसी आ गई 30%। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन। तो सर वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला जो हमने वहां फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था वो कुछ एफिशिएंसी का इस तरह से है कि एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क अपॉन QH मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, यानी QH को इस डिवाइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो एफिशिएंसी सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 100 जो मल्टीप्लाई में वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि E मल्टीप्लाई बाय QH डिवाइड बाय 100। अब एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की है 30% है, QH हमारे पास गिवन था वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं 2000 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर वर्क आ जाता है 600 जूल। यानी ये अपने इस पूरे प्रोसेस में इंजन 600 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितनी हीट वो डिस्कार्ड करता है या लॉस करता है। तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फार्मूला है कि जो हीट लॉस्ट है वो आप उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्प्ले में दिया हुआ था फर्स्ट स्लाइड के अंदर। और उसमें हमने देखा था कि वर्क इक्वल होता है QH माइनस QL, क्योंकि अब हमें QH जो है वो गिवन है, QL जो है वो फाइंड करना है और वर्क हमारे पास मौजूद है। तो अब देखिए वर्क के इस फॉर्मूले से हम 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इससे वर्क भी आ सकता है, इससे QH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे QL भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इससे QL कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज कर देंगे। QL को वर्क की जगह शिफ्ट कर दें और वर्क को QL की जगह पे शिफ्ट कर दें। तो अगर सर ये शिफ्टिंग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, QH की जगह जो वैल्यू हमें 2000 गिवन थी और जो वर्क है वो 600 जूल परफॉर्म हुआ है। तो टोटल आंसर जो लॉस्ट हीट का है वो 1400 जूल आ जाता है। तो बेटा इस तरह से ये कार्नो इंजन के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तकरीबन आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल गिवन है वो बहुत इजी हैं, बहुत सिमिलर है, तो आप इसी पैटर्न के ऊपर उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व मैंने नहीं किया, उसकी रीजन ये है कि आपकी बुक में तमाम न्यूमेरिकल यानी 8 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर, उस 8 में से 7 न्यूमेरिकल जो है वो कार्नो इंजन से रिलेटेड है और एक न्यूमेरिकल एंट्रोपी चेंज का है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने ये किया कि पहले तमाम कार्नो इंजन के न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व कर दिए और जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड था उसको मैंने बिल्कुल लास्ट में सॉल्व किया है। तो परेशान मत होइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 कहां चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आगे लास्ट के अंदर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। फिलहाल हम इसी जो कार्नो इंजन के न्यूमेरिकल है इनको कंटिन्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन। अब देखिए इंजन की बात हो रही है तो इंजन का मतलब वही आइडियल इंजन यानी कार्नो इंजन। तो हम उसी कार्नो इंजन के फॉर्मूलों से ही इन तमाम इंजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहता था स्टीम इज हीटेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस इंजन में उस स्टीम को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। तो सर ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? यकीनन ये हॉट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है जो कि TH कहलाता है। तो हम इसका डेटा भी साथ साथ फॉर्म करते जाते हैं। तो TH जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने आपको कहा था इसको लाजमन केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने 273 इसमें ऐड कर दिया तो ये 873 केल्विन बन गया। अब आगे कहा गया एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि ये अपने अंदर से हीट को एग्जॉस्ट करता है यानी बाहर फेंकता है। वही बात कि ये हीट रिजेक्टेड वाली बात आ गई। तो सर
किस किस टेम्परेचर के ऊपर ये हीट को एग्जॉस्ट करता है, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो लो टेम्परेचर है जो मैंने आपसे कहा था कि हीट इंजन 2 टेम्परेचर के बिटवीन वर्क करता है। तो सर ये लो टेम्परेचर है, कम वैल्यू का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम TL का सिंबल देंगे और इसमें 273 लाजमी ऐड करेंगे, तो इस तरह ये 363 केल्विन बन जाएगा। अब कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। आपको इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, वही फार्मूला यहां पर वर्क करेगा क्योंकि TL और TH हमारे पास मौजूद हैं जिनको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। बार बार याद रखिएगा केल्विन में लाजमी कन्वर्ट करना है। तो सर अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाते हैं। TL की जगह 363 पुट कर दिया, TH की जगह हमने 873 पुट कर दिया और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सर इसकी जो एफिशिएंसी हमें मिलती है वो 58.5% है और यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये तो और इजी क्वेश्चन है कि इसके अंदर सिर्फ एक चीज पूछी गई वो हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इन मैनचेस्टर लेक माइट बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहता है कि मैनचेस्टर लेक जो है उसमें जो सरफेस के ऊपर पानी है उसका टेम्परेचर और अगर हम डेप्थ में जाते हैं उसके बिल्कुल बॉटम में जाते हैं वहां पर जो टेम्परेचर है उसमें एक डिफरेंस है। और ये नेचुरल सी बात है कि सर ऊपर वाली जो सरफेस होती है वाटर की, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ टच हो रही होती है या इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज हो रही होती है, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जबकि बिल्कुल बॉटम में अगर हम जाएं तो जैसे जैसे पानी के नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम से कम होता चला जाता है। तो अब इन्होंने एक अज्यूम कर लिया कि जो सरफेस के ऊपर वाटर है वहां का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर है बॉटम के टेम्परेचर से। तो ये असल में एक टेम्परेचर डिफरेंस हमें बताया गया है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब कहता है अज्यूमिंग द सरफेस वाटर टू बी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ऊपर की सरफेस पे वाटर है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो याद रखिएगा ऊपर की सरफेस कौन सी है जिसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, और जो बॉटम गहराई में आप जाएंगे पानी में तो वहां पर टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल बॉटम में टेम्परेचर होगा वो यकीनन TL होगा। तो ये TH है और बॉटम में जो टेम्परेचर है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वहां पर हमें टेम्परेचर TL से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। अब कहता है व्हाट हाईएस्ट एफिशिएंसी अ स्टीम इंजन कुड हैव इफ इट ऑपरेट्स बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। अब कहता है कि अगर हम ऐसा कोई इंजन बना लें जो इसी डेटा के मुताबिक हो, इसी डेटा का मुताबिक का मतलब है कि उसका हाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो और जो कोल्ड रिजर्वायर है जो सिंक है उससे उसका डिफरेंस 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, तो बताइए कितनी एफिशिएंसी बनती है। तो अब हम इसको डेटा की फॉर्म में पहले देख लेते हैं। इस डेटा में एक बात नोट करने वाली है और वो पहला ही पॉइंट है, सर ये जो डेल्टा T है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है अपर सरफेस और जो बॉटम सरफेस है वाटर की उसके दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आप देखें मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि डायरेक्ट 5 केल्विन लिख दिया, यानी वो जो 273 हम ऐड करते हैं वो नहीं किया। तो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर कोई सिंगल टेम्परेचर हो तो उसे लाजमन 273 ऐड करके आपने केल्विन में कन्वर्ट करना, लेकिन जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो डेल्टा T तो डेल्टा T सेंटीग्रेड में और डेल्टा T केल्विन में हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की जो डिग्री है वो इक्वल होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए डेल्टा T अगर कहीं आ जाए और वो सेंटीग्रेड में गिवन हो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कभी भी उसमें 273 ऐड मत कीजिएगा, वो जितना भी सेंटीग्रेड में लिखा है उतना ही उसको केल्विन में लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने 5 केल्विन में लिख दिया। तो ये सिर्फ रूल किसके लिए, डेल्टा के लिए, और इसके पीछे एक सिंपल सी लॉजिक है। अभी न्यूमेरिकल के दौरान वो सारी चीजें डिटेल में बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर उसकी डिटेल में आपको डिस्कस कर दूंगा। बस इस वक्त फिलहाल आपने याद रखना है कि सर अगर डेल्टा T आ जाए और वो सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में भी आपने उसको उसी तरह से सेम वैल्यू के साथ लिखना है, कोई 273 उसमें ऐड नहीं होगा।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सर TH जो हाई टेम्परेचर था, तो मैंने कहा था अपर सरफेस का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने कन्वर्ट किया है 273 के साथ केल्विन के अंदर, क्योंकि एक सिंगल टेम्परेचर है। तो अब ये 293 हो गया। अब हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा फिर ये वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको जो है वो TH गिवन है और डेल्टा T गिवन है, तो वो जो भी फॉर्मूला हमने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नई शक्ल में एक फॉर्मूला हम देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला भी मौजूद है। इसमें जो डेल्टा T है, असल में ये डेल्टा T वही TH माइनस TL था, और फिर TH को दोनों के नीचे अगर हम डिवाइड करके लिखें तो वही 1 माइनस TL अपॉन TH वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी 1 माइनस TL अपॉन TH को थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने कर दिया और एक नई शक्ल दे दी, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर डेल्टा T की जगह 5 केल्विन पुट करना है, और TH की जगह पर जो है वो आप हाई टेम्परेचर रखेंगे जो 293 केल्विन है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.7%। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपने याद रखना, और डेल्टा T वाली बात को इसमें बहुत अच्छी तरह से ज़हनशीन करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन 5 में लिखा है अ हीट इंजन वर्क्स एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट। देखिए लिखा हुआ है कि हीट इंजन वर्क्स, तो लगता है कि सर ये यकीनन वर्क की वैल्यू है, लेकिन अगर आप इसकी यूनिट को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि सर वर्क की यूनिट तो जूल होती है, या किलो जूल में हम लिख सकते हैं उसको, लेकिन ये तो किलो वॉट है, और वॉट हमें पता है पावर की यूनिट होती है। इसका मतलब है कि ये पावर है, वर्क नहीं है। तो हम जब इसको लिखेंगे अपने डेटा में तो हम इसको लिखते हैं 500 किलोवाट पावर के तौर पर, P यानी पावर। और इस किलो को अगर आप खत्म करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 500 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 500,000 जो है वॉट इसका पावर आ गई। अब ये सिंपल वॉट में कन्वर्ट हो गया। आगे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 30%, और इसकी एफिशिएंसी जो है 30% है। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट। अब मैंने आपसे कहा था वो जो हीट रिजेक्टेड है, हीट एक्सपेल्ड है, उसका एक नाम हीट लॉस भी है। तो हमें हीट लॉस यानी QL कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे लिखा है पर आवर। पर आवर का मतलब ये हमें टाइम गिवन है कि 1 आवर के अंदर आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 1 आवर की आपको हीट लॉस फाइंड करनी है। तो 1 आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे पता है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटा ये हमारा डेटा इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने नोट डाउन कर लिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सर सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि अभी जो हमने फॉर्मूले फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखे थे वहां पर कहीं पर भी कोई पावर का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था, यानी इसमें पावर इन्वॉल्व नहीं होती जो हमारे फॉर्मूले हैं। तो हम इस पावर को वर्क में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वर्क हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर पावर को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, तो याद करें वही छोटी क्लासेस के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इस P को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू टी। अब पावर हमारे पास वही 500,000 है और टाइम 3600 सेकंड है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल वर्क हमें मिल जाता है। तो सर ये वर्क निकालना हमारी मजबूरी थी, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब हमारा अगला काम क्या है, QL निकालना। लेकिन याद रखिएगा QL भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले आपको QH फाइंड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप QL तक पहुंचेंगे। तो सर QH कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला जो अभी हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में भी यूज किया, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क अपॉन QH इंटू 100। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज कर दूं QH के लिए तो QH E की जगह पर चला जाएगा और E QH की जगह पर आ जाएगा। तो फॉर्मूले की शेप यूं बन जाएगी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो सर वर्क हमने कैलकुलेट किया 1.8 एक्सपोनेंट 9, वो पुट कर दें। एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो मौजूद है 30%, वो यहां पर पुट कर दें। तो सर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 10 की पावर 9 जूल ये QH आ गई। ये वो हीट है जो इंजन ने एब्जॉर्ब की। ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछी गई, लेकिन इसके बगैर आप QL तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम आसानी से QL निकाल सकेंगे क्योंकि अब हमारा तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सर QL कैसे फाइंड होगा,
तो आप फिर वही फॉर्मूला जो वर्क के लिए हमने पढ़ा था कि वर्क डिफरेंस होता है QH और QL का, तो QH जो टोटल हीट एब्जॉर्ब होती है और QL जो हीट रिजेक्ट होती है, इसको माइनस कर दे तो हमारा वर्क हमें मिल जाता है। तो QH की जगह पर हम 6 एक्सपोनेंट 9 रख देंगे और उसके बाद इसमें जो वर्क की जगह है 1.8 एक्सपोनेंट 9 लिख देंगे। थोड़ा मैंने फॉर्मूला अरेंज कर लिया और अब फॉर्मूला अरेंज करने के बाद जो वैल्यूज पुट की तो ये QL का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सर QL का आंसर आ रहा है 4.2 एक्सपोनेंट 9 जूल। तो ये बेटा हमारा एक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क ऑफ 0.4166 वॉट। देखो बेटा फिर वही बात कि यहाँ तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इस रेट से वो वर्क परफॉर्म करता है, ये वर्क है। बजाय तो लगता है कि शायद ये वर्क की वैल्यू गिवन है, लेकिन वॉट हमें याद रखना है, यूनिट होती है पावर की, तो यकीनन ये पावर है। इन 1 आवर ये टाइम दिया गया 1 आवर और रिजेक्ट करता है 4500 जूल। तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हीट रिजेक्टेड होती है वो QL होती है, तो बेटा ये QL है। और फिर आगे कहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। पहले हम इसका डेटा फॉर्म कर लेते हैं। तो पावर हमें दी गई है 0.4166 वॉट, टाइम हमें दिए गए 1 आवर जिसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, QL हमें गिवन है। इसी तरह एफिशिएंसी में फाइंड करनी है। तो सर आप एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले फिर वही हमने अभी से पिछले न्यूमेरिकल में देखा कि सर पावर हमारे किसी काम की नहीं है, हमें उसे वर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर उसी तरह से हम इसको उसी फॉर्मूले के जरिए वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर मैं T को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो वर्क का फॉर्मूला P × T बन जाएगा। फिर पावर की जगह जो गिवन पावर है 0.4166 वो पुट कर देंगे और टाइम की जगह 3600 जो कि 1 आवर हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया वर्क का 1499.76 जूल। सर अब इस वर्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, लेकिन एफिशिएंसी के लिए हमें QH भी रिक्वायर्ड है। तो अब अगला काम हमारा क्या है कि पहले QH फाइंड करेंगे। तो सर QH के लिए हम वही वर्क का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे कि वर्क इक्वल होता है QH माइनस QL। अगर मैं QL को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने से ये QL प्लस में आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा QH इक्वल टू QL प्लस W। QL हमें गिवन है और वर्क हमने कैलकुलेट किया है, दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया और जब इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये QH की वैल्यू आ जाती है। तो बेटा QH हमें मिल गया, वर्क हमें मिल गया, तो अब हम एफिशिएंसी बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज कर चुके हैं कि एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क अपॉन QH मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करना है। वर्क की जगह पर जो कैलकुलेशन हमने की थी वो पुट कर दें, QH की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब तमाम वैल्यूज को हमने पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी एफिशिएंसी का रिजल्ट आ गया 25%। यानी ये जो हीट इंजन है ये 25% की एफिशिएंसी से ऑपरेट करता है। ठीक है बेटा, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A Carnot engine operates between the temperature 850 Kelvin and 300 Kelvin। देखिए ये हीट इंजन है और इसके दो टेम्परेचर गिवन है। बस सिंपल आइडिया कैसा, ये जो दो टेम्परेचर है इसमें यकीनन एक लो टेम्परेचर होगा, एक हाई टेम्परेचर होगा। तो लो कौन सा होगा? जो कम वैल्यू वाला है यानी 300 केल्विन, और हाई टेम्परेचर कौन सा होगा? जो कि ज्यादा वैल्यू वाला है। तो हम अपने डेटा में इसको TH और TL के तौर पर लिख लेते हैं। तो TH हमारा 850 केल्विन है और TL हमारा 300 केल्विन है। आगे कहता है द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क। देखिए ये 1200 जूल ऑफ वर्क, यानी ये वर्क हमें गिवन है 1200 जूल इन ईच साइकिल। अच्छा इस ईच साइकिल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंजन हीट इंजन होते हैं वो साइक्लिक वे में काम करते हैं। बार बार कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनकी एक तरतीब से उसको परफॉर्म करते करते वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आते हैं, तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो इस साइकिल के वर्ड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच टेक्स 0.25 सेकेंड, और एक साइकिल कंप्लीट होने में 0.25 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये टाइम हमने नोट कर लिया अपने डेटा में। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन? तो बताइए इस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन? इसकी पावर भी कैलकुलेट करनी है। हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट, और कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई, जो QH है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके।
एंड हाउ मच हीट इज डिलीवर्ड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और वो हीट जो कि डिलीवर की जाती है सिंक को या लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, जो QL कहलाती है। तो बेटा इससे न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी, लेकिन सब इजी हैं, सिंपल एक एक फॉर्मूला अप्लाई होकर चला जाएगा। तो सर हम किस फॉर्मूले से स्टार्ट लें? तो हमारा पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का। तो देखिए एफिशिएंसी हमारे पास है 1 - TL/TH। तो सर TL/TH की जगह हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो हम पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें एफिशिएंसी मिलती है 64.7%। आपकी बुक में इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 65% लिख दिया है। ओके, कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और 65% की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब हम इसकी मदद से आगे QH आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें वर्क गिवन है। तो सर अच्छा पहले पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर पावर का फॉर्मूला वही है वर्क अपॉन टाइम, जब हमने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था। तो वर्क की जगह हम ये जो है वैल्यू 1200 हमें गिवन है वो रख देंगे और टाइम 0.25 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सर ये पावर आ गई 4800 वॉट। इसको 4.8 किलोवाट भी हम कह सकते हैं। आपकी बुक में 4.8 किलोवाट लिखा हुआ है, तो आप किलोवाट में लिखें या वॉट में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आंसर 4800 वॉट है। अब हमारे पास QH हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सर QH के लिए हम वो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क अपॉन QH। QH को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और एफिशिएंसी को QH की जगह पर शिफ्ट कर दें। तो फॉर्मूला अरेंज होने के बाद ये बन गया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। वर्क हमारे पास वही 1200 है और जो एफिशिएंसी है 64.7% या 65% अगर पुट करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1854.7 जूल। इसको राउंड ऑफ करके आप 1855 भी लिख सकते हैं जैसे कि आपकी बुक में लिखा गया है। फिर इसके बाद हमें QL कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है QL वही डिफरेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो वर्क का फॉर्मूला है कि वर्क इक्वल होता है QH - QL। तो QH की जगह पर जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो पुट करेंगे और इसको पहले अरेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सर QL का फॉर्मूला है QH - W। QH की वैल्यू पुट करें, वर्क की वैल्यू पुट करें जो हमारे पास मौजूद है, उसमें से माइनस करने के बाद QL का रिजल्ट हमें मिलता है 654.7, जिसको आप राउंड ऑफ करके 655 भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये इस तरह से न्यूमेरिकल देखने में मुश्किल बड़ा लगता है लेकिन बहुत सिंपल, बहुत इजी है। हमें सिर्फ वो जो बेसिक 3-4 फॉर्मूले हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चलिए अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। लिखा है अ कार्बन इंजन एब्जॉर्ब 52 किलो जूल एज हीट। सर ये क्या है? वो हीट है जो एब्जॉर्ब हो, यानी QH है और किलो जूल में दी गई है। ओके कोई बात नहीं, हम अभी देखते हैं कि इसको क्या किलो को खत्म करना है या नहीं। आगे कहता है एग्जॉस्ट 36 किलो जूल। एग्जॉस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया था जो हीट लॉस होती है, यानी ये QL है 36 किलो जूल इन ईच साइकिल। फिर वही बात है कि हर साइकिल में ये इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट रिजेक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी, आपको इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी और वर्क डन कैलकुलेट करना है पर साइकिल इन किलो जूल। हमें वर्क को किलो जूल में कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे जो हमें हीट गिवन है दोनों वो भी किलो जूल में है। इसका मतलब है कि सर इनको किलो जूल से हम जूल में ना कन्वर्ट करें तो ही अच्छा है ताकि हमारा आंसर डायरेक्टली किलो जूल में आ जाएगा। तो अब ये मैंने इसका डेटा यहाँ पर बना दिया कि QH 52 किलो जूल है, QL 36 किलो जूल है। एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करना है और वर्क हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। बेटा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया था 1 - TL/TH × 100, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला QL और QH की फॉर्म में भी है, वही शेप है, वही सब कुछ है फॉर्मूले की। बस समझ लें कि TL की जगह QL आ गया और TH की जगह QH आ गया। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। QL हमारी 36 किलो जूल है और जो QH है वो 52 किलो जूल है। तो किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो जाएगी यूनिट
और बाकी चीजें डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यूनिट को कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी एफिशिएंसी आती है 30.7%। ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो सर वर्क डन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है कि वर्क इक्वल होता है QH माइनस QL के। QH भी गिवन है, वही किलो जूल में रखिएगा 52, और QL भी किलो जूल में 36 हमें गिवन है। जब माइनस करेंगे तो आंसर भी किलो जूल में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 16 किलो जूल आ गया। तो बेटा ये भी एक बहुत इजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसे भी आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना, और खास कर ये फॉर्मूला जो QL अपॉन QH की फॉर्म में है। अब चलते हैं, अब ये तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए वो जो के रिलेटेड थे इस कार्बो इंजन के टॉपिक्स है। अब वो जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ड्रॉप कर दिया था और आपसे कहा था उसको बिल्कुल एंड में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक का है, तो अब उस पर आ जाते हैं। सर वो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आइस जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो आइस 1 किलोग्राम मास उसका बताया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसे मेल्ट किया जा रहा है और उसे कन्वर्ट किया जा रहा है वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। कंप्यूटेड चेंज इन एंट्रोपी, तो हमें इसकी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। आपकी बुक में एक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन मैंने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने डेटा में शो की है। इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 336,000 जूल पर केजी। तो सर इसको इस्तेमाल करके हम अपनी इस न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, पहले इसका डेटा हम बना लेते हैं। हमें मास ऑफ आइस दिया गया है 1 किलोग्राम, टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें पता है जब सिंगल टेम्परेचर हो तो लाजमन उसके अंदर 273 हम ऐड कर देते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो सर वो 273 केल्विन बन गया। एंट्रोपी चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा एस से, तो ये एंट्रोपी चेंज का सिंबल है, और ये जो लैटेंट हीट है ये हमारे पास गिवन है 336,000 जूल पर केजी। तो सर ये हमारा डेटा है जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो जो हमने पहली स्लाइड थी उसमें भी एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा था कि सर उसके अंदर फॉर्मूला था एंट्रोपी चेंज का डेल्टा Q अपॉन T। तो बेटा याद रखना ये डेल्टा Q वो हीट है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और T वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे ये पूरा प्रोसेस हुआ है जो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सर डेल्टा Q कहां से लाएंगे? डेल्टा Q तो गिवन नहीं है, तो डेल्टा Q हम इस लैटेंट हीट जो L जो लैटेंट हीट का सिंबल है उसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और जो है सप्लीमेंट्री फार्मूला कह लें, वो क्या है? सर डेल्टा Q इक्वल होता है ml के। तो ये फार्मूला भी आपने ध्यान में रखना है कि जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आपसे टोटल हीट यूज्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा Q इक्वल टू ml, m की जगह मास रख देंगे 1 किलोग्राम, और लैटेंट हीट हमारी जो हमें गिवन है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो डेल्टा Q का जो फार्मूला है ml वो हमने पुट कर दिया। अब मास की जगह 1 और बाकी लैटेंट हीट जो हमें गिवन है वो रखेंगे, और टेम्परेचर 273। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो सर ये हमारी एंट्रोपी चेंज हमें मिल गई। तो बेटा अब इस तरह से तमाम न्यूमेरिकल चैप्टर 17 के कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अगले चैप्टर्स की वीडियोस भी जो है वो मिलती चली जाएंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उससे आपको भी आसानी रहेगी कि जब आपको टाइम मिले आप उसको देख सकते हैं, और इन तमाम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिएगा। फिर वही बात कि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिखकर भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।